हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट वीडियो जो गया अभी तक, उसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया था कि सेकंड चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, यानी जनरल बोल सकते हैं सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी परिचय हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, उसमें हम लोगों ने हल्का से एक पढ़ा भी था कि वायुमंडल होता क्या है। ठीक, और उसके बाद आप लोग को होमवर्क हमने दिया था कि इसके आगे का आप लोग किसी भी किताब को उठा के न्यूज़पेपर जैसा पढ़ लीजिए। पढ़ा है आपने ना? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हो कि वायुमंडल हम लोग बना कैसे, किससे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी वायुमंडल की संरचना ओवरऑल कैसे हुई है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से 3 तत्वों से हुई है। तत्व क्या होता है बाबू? तत्व कुछ भी हो सकता है। लाइक हम लोग का ये अभी मार्कर बना था, मार्कर में प्लास्टिक यूज किया गया, बनाने के लिए इंक यूज किया गया है, इसमें जो नीचे में चलने वाला लीड रहता है इसके लिए कोई फैब्रिक यूज किया गया, तो ये सब इसके लिए तत्व है। ठीक, अब कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप चाय बनाने जाते हैं, चाय बनाते समय क्या करते हैं? पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं और चाय पत्ती लेते हैं। ये सब क्या हो गया? चाय बनाने के लिए तत्व हो गया, यानी चाय उन तत्वों से मिलकर बना है। वैसे हम लोग का वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर बना है? इन 3 तत्वों से मिलकर बना है मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ भी पाए जाते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बना है? 3 तत्वों से। कौन कौन सा? गैस, जलवाष्प और धूलकण। गैस आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, जलवाष्प जब हम लोग का कहीं पानी है, ठीक, उसमें हम लोग का सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी जो उष्मा के कारण हम लोग का क्या होता है, जब भाप बन के ऊपर उठता है, उसको इनमें क्या कहते हैं बाबू? जलवाष्प कहते हैं। ठीक, धूलकण, अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो हमें नहीं लगता है ये धूलकण पढ़ना चाहिए, कोई नहीं पढ़ा देता, अपने नन्हे बात सोचते। धूलकण मतलब छोटा छोटा जो हम लोग का बालू का कण हो गया, धूल का मतलब मिट्टी का छोटा छोटा कण हो गया, जो हवा के साथ उड़ते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बाबू? धूलकण कहते हैं। ये सब हम तीनों समझ गए। ये मुख्य रूप से हमारे 3 तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। इनके अतिरिक्त इनमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। कीटाणु मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है। ठीक है, डिटॉल मारे 99.9% कीटाणुओं को समझ में आया आप? कीटाणु तो ठीक है, प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? धुआं। अब कोई हम लोग का खाना वाना बनता है घर में, खैर अभी तो खैर सब नॉर्मल सिस्टम आ गया, वो सब हट गया, लेकिन पहले देखिए जब कोयला वाला पर खाना वाना बना करता था उस समय धुआं ज़्यादा निकलता था। अभी भी फैक्ट्री वगैरह निकलता है, कुछ भी जलता है तो धुआं जो निकलता है वो सब धुआं जो जाता है। ठीक है, उन धुआं का भी मिलता है। वायुमंडल में इन सभी पदार्थों की मात्रा स्थान या ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। कहीं हो सकता है किसी स्थान पर, आप सोचिए ना, जहाँ पे फैक्ट्री होगा वहाँ पर धुआं ज़्यादा निकलना है, तो उस स्थान पर धुआं का उस स्थान के वायुमंडल में क्या होगा? धुआं की मात्रा ज़्यादा होगी। और जहाँ पे कहीं खाली जगह है, जहाँ पर कृषि वगैरह होता है, वहाँ पे क्या होगा? धुआं की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो वही सब हम लोग का स्थान और ऊंचाई के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए बाबू? वायुमंडल मुख्य किन तत्वों से मिलकर बना है बाबू? गैस, जलवाष्प और धूलकण। इसके अलावा हम लोग का वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है बाबू? विभिन्न प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं और धुआं पाया जाता है। ठीक है, और इनका क्या होता है? हम लोग का इनका मात्रा जो होता है ऊंचाई और स्थान के अनुसार हम लोग का क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। तो अब हम लोग बेसिकली किस पे बात करेंगे बाबू? कि गैस पे हम लोग बहुत डेप्थ में बात करने वाले हैं। ठीक, वैसे ही फिर हम लोग जलवाष्प पे बात करेंगे, फिर हम लोग धूलकण को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं वायुमंडल की रचना में जो गैसों का स्थान सर्वोपरि है। मतलब ये क्या होगा हम लोग का? जैसे देखिए क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोग का बात करें कि कुछ हम लोग को खाना वाना बनाना है, कुछ भी पदार्थ, अब लाइक हम लोग को समझिए कि सब्जी बनाना है। ठीक, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? जैसे आलू का सब्जी बनाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आलू है। उसके बाद विभिन्न प्रकार का सब छोटा छोटा मटेरियल है। तो वैसे ही हम लोग का वायुमंडल के बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो गैस है। बात समझ में आई आपको? चलिए, सूक्ष्म वायु में, यानी जो सूखा हुआ वायु रहता है, जिसमें हम लोग का जलवाष्प की मात्रा बहुत कम रहती है, नम वायु नहीं रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए बाबू, ये लगभग हमने डाटा लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी हो, और ये नहीं कि गलत है, 100% सही है। बहुत सारा बुक वगैरह भी इसको कंसिडर करता है। ठीक है, कुछ बुक में थोड़ा हमारा ऊपर नीचे दिया हो तो उसको टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है बाबू सूक्ष्म वायु में? 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है बाबू? 21%। किसी किताब में लिखा होगा आपका 20.85%, तो इसको भी लेकर टेंशन आपको लेना नहीं चाहिए। जब 21 भी लिखिएगा तो सही है, उससे कोई गलत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जिसे याद करने में आसानी हो, इसलिए हम लोगों ने एकदम एग्जैक्टली वाला डाटा लिया है कि जो हमें आसानी से याद हो सके। तो हमें क्या समझे बाबू कि जो हम लोग का वायुमंडल में सूक्ष्म वायु रहता है उसमें क्या पाया जाता है हमारा? नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन तथा ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन आदि मिलकर लगभग 1% पाया जाता है। यानी जो बाकी सब बचा हुआ गैस है वो सब मिलकर कितना पाया जाता है बाबू? हमारा 1% पाया जाता है। ठीक है, जैसे भारी गैसें पाई जाती है, ये सब क्या होता है हम लोग का? भारी गैस पाया जाता है, प्राधारातल के निकटवर्ती भागों में स्थित रहती है। अब देखो, जो भारी गैस रहने वाला तो ज़्यादा भारी चीज़ कभी जल्दी ऊपर जाने का मांगता है नहीं ना, तो वो डेम सी हो रहा है कि जब हम लोग का भारी वाला गैस जो रहेगा तो हम लोग का वायुमंडल में क्या होगा? सब नीचे रहना चाहेगा,
तो ये हम लोग का होता है। ऊपरी भाग में नियॉन, हीलियम, ओजोन जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। यानी ऊपर वाला भाग में क्या पाया जाता है हम लोग का, हल्का हल्का जो गैस रहता है, और नीचे वाले भाग में क्या पाया जाता है हम लोग का, हल्का सा भारी गैस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का गैस हो गया ऊपर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर बात करेंगे वो अपना जलवाष्प। ठीक, अब ये देखिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसको आप लोग चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं याद करने के लिए, जैसा आसान रहेगा। 78% नाइट्रोजन दिखाया गया है। ठीक, 21% ऑक्सीजन होना चाहिए था, कहाँ गया ऑक्सीजन, हाँ 21% ऑक्सीजन दिखाया गया है, और बाकी सब हल्का हल्का गैस जो हम लोग का पाया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03 से लेके 0.04 तक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उतना आपको टेंशन नहीं जरूरत है, बाकी सब अन्य गैसों का 1% आप कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग किस में बात करेंगे, अपना जलवाष्प में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए जलवाष्प तो आप लोग वैसे जनरली जानते हैं कि जलवाष्प क्या होता है हम लोग का। जब पानी हम लोग का भाप बन के ऊपर उड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वायुमंडल में जलवाष्पों की प्राप्ति झील, सागर, महासागर आदि तालाब, मिट्टियों तथा वनस्पतियों आदि के वाष्पीकरण से होती है। यानी हम लोग का वायुमंडल को जलवाष्प कहाँ से मिलता है बाबू, तो हम लोग का तालाब, झील हो गया, झील का पानी है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उससे भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, तो जलवाष्प ऊपर जाके बनेगा। ठीक, वैसे ही सागरों से, महासागरों से, तालाब हो गया, नदियाँ तालाब हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति पेड़ पौधा से भी होता है। ठीक है, ये सब हम लोग का वाष्पोत्सर्जन से हम लोग का जो होता है हम लोग का जलवाष्प प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब बात हम लोग कर लेते हैं कि जलवाष्प एक्चुअली हम लोग का वायुमंडल का निर्माण में किस तरह हम लोग का सहायता करता है। ठीक, जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। गैसों में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यानी इसको भी एक टाइप का गैस ही माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, वायुमंडल अब परिवर्तित होता रहता है, यानी इसका मात्रा जो होता है बहुत मतलब कम तो ऐसे भी पाया जाता है, लेकिन ये परिवर्तन आता है। आप सोचिए ना कि जहाँ पे जलवाष्प कब प्राप्त होगा वायुमंडल को, जब हम लोग का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। अब जहाँ तापमान होगा तो है ना, वही ना हम लोग का क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तो यही चीज़ होता है जो हम लोग का चेंजेबिलिटी रहता है। ठीक है, यानी हम लोग का ये परिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी जब हम लोग का ज़्यादा तापमान आता है तब इसका मात्रा बढ़ जाता है, जब कम तापमान होता है तो इसकी मात्रा घट जाती है। ठीक है, वायुमंडल में इसकी मात्रा 5% होती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना होती है, 5%। यह मुख्यतः वायुमंडल के निचली सतहों पर पाई जाती है। अब जलवाष्प है, जल का कण है, ठीक, वाष्प के रूप में, तो निचली सतह पर तो पाया ही जाएगा ना, ये जनरल है। ठीक है, जलवाष्प ही बादल, कुहारा, वर्षा, हिम वर्षा, ओला, वृष्टि, पाला आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी ये सब हम लोग क्या होता है, क्रियाएं होती हैं इन्हीं के कारण। ठीक है, समझ में आया। ऊपर पानी कहाँ से आता है, जलवाष्प पे ही आता है ना, तो वही चीज़ हो गया। ठीक है, हम लोग का ये जलवाष्प समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे बाबू धूल कण पे। ठीक, चलो भाई, हाँ, अब धूल कण। वायुमंडल में धूल कण कणों का काफ़ी महत्व है। यानी वायुमंडल जो है उसमें धूल कण होना बहुत ज़रूरी है। अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होगा ना तो हम लोग का जो आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है वो काला दिखाई देने लगेगा। जब आप लोग लाइट पढ़िएगा 5 चैप्टर आपका प्रकाश जो है उसमें इन डेप्थ इसको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग जनरल इतना समझ लेते हैं कि ये धूल कण का कारण यानी प्रकाश का कण उससे टकराता होगा वगैरह सब। ठीक है, हम लोग का ये सब नीला दिखाई देता। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग का आकाश कैसा दिखाई देने लगता, काला दिखाई देने लगता। देखिएगा जब शाम और सुबह होता है तो हम लोग का आकाश में एक लालिमा टाइप का दिखाई देती है, वो भी किसके कारण दिखाई दे रहा है, धूल कण के कारण ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग का बादल का निर्माण होता है, बारिश का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, ये इनका इसमें भी धूल कणों का हाथ रहता है। अब सपोज कीजिए कोई धूल कण का हम लोग का पार्टिकल है, अब जलवाष्प जाता है ना, इसके ऊपर ही चारों तरफ चिपक जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का ये सब बादल के निर्माण में सहायता करते हैं। वही से बात हम लोग का लिखा हुआ है। वायुमंडल में धूल कणों का काफ़ी महत्व है, ये प्रकाश को फैलने में सहायता करते हैं। इन्हीं के कारण आकाश का रंग काला ना होकर नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष तथा प्रातः सायकाल की लालिमा ये सब दिखाई देता है। आप लोग का लालिमा जो होता है लाल रंग का आता है। ठीक है, धूल कणों पर ही वाष्प जमकर जल कणों का रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार धूल कण बादल, वर्षा, कुहारा एवं पालक की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये हम लोग का धूल कण का महत्व है। अगर ये धूल कण ना होंगे तो सोचिए काला आसमान दिखता तो कैसा लगता। जब देखिए बादल आता है बहुत सारा तो काला हो जाता है हम लोग का, वो कैसा दिखता है। हमेशा सोचिए वैसा रहता तो कैसा लगता है हम लोग को। ठीक है, और जो इंद्रधनुष का कलर आता है हम लोग का 7 रंगों का, ठीक है, तो वो जो कलर आता है वो नहीं आता इसके बिना। ठीक, ये सब हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण रहा है धूल कण भी। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिकली हम लोग समझिए कि किससे मिलकर बना है, वो गैस से मिलकर बना है, जलवाष्प से मिलकर बना है और धूल कण से मिलकर बना है। ठीक, अब देखिए वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती है कि लेयर बाय लेयर आता है, कुछ पहले परत पाया गया, कुछ पहले परत पाया गया, उसके बाद कुछ परत पाया जाता है। ये सब जो हम लोग का परतें हैं इसको हम लोग का नेक्स्ट बात करनी है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, अब वायुमंडल की परतें क्या होती हैं
इस पर हम लोग जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत इन डेप्थ बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने इसको नहीं मार्च किया क्योंकि वो वाला बहुत लंबा वीडियो होगा, और इसको भी जोड़ देते तो ये और लंबा हो जाता, ठीक है। तो उतना देर तो आप लोग पढ़ते नहीं ना, नहीं भैया हम लोग तो पढ़ लेते, आगे लंबा लंबा वीडियो आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा तब, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके हिसाब से अपना नोट्स बना लीजिएगा। और फिर आपका होमवर्क वही है कि इसके आगे का जैसे जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वैसे न्यूज़पेपर जैसा बुक को अपना पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।